बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, एक जानिब तो हमारे मुल्क के अपने हालात इंतहाई ख़राब हैं और हमें अपने मसाइल से ही, चाहे वो मुआशी मसाइल हों, सियासी मसाइल हों या दहशत गर्दी के मसाइल हों, उनसे फुर्सत नहीं है। लेकिन इस वक्त आलमी सियासत में और आलमी उफक पर भी बहुत कुछ हो रहा है। कुछ दिन पहले मैंने आपको बताया कि किस तरह ईरान पर बराह रास्त हमला किया गया। अब ना सिर्फ उस हमले की जिम्मेदारी बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल की तरफ से कबूल हो चुकी है, बल्कि अब मामला आगे बढ़ता जा रहा है और ईरान के बाद तुर्की के, पाकिस्तान के बरादर इस्लामी मुल्क तुर्की के एयरबेस पर हमला हो चुका है। ये हमला किस तरह से हुआ है, ये तनाज़ा क्या है, और ईरान वाले हमले जिसमें 7-8 मेजर सिटीज के अंदर जो मेजर ईरान की तनसीबात हैं उन पर एक साथ हमला किया गया, उसके हवाले से भी ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखनी है। इस वक्त नाज़रीन कराम, अमरीकी मीडिया की जो रिपोर्ट्स हैं उन्होंने ये कंफर्म कर दिया है कि इसराइल जो ईरान के अंदर मिलिट्री प्लांट पे ड्रोन हमले हुए हैं उनके पीछे इसराइल था। इसके साथ ही साथ द वॉल स्ट्रीट जर्नल जो है उसने, जो आलमी जरीदा है, उसने ये कंफर्म किया है और उसके हवाले से अभी कुछ देर पहले ये खबर आई है कि इसराइल ड्रोन स्ट्राइक हिट इरानियन वेपन्स फैसिलिटी। इसराइल की ड्रोन स्ट्राइक ने ईरान की वेपन फैसिलिटी को हिट किया, यानी अब बाज़ाब्ता तौर पर इसराइल इसकी जिम्मेदारी कबूल कर रहा है। और जो ऑपरेशन संडे मॉर्निंग को हुआ 3 दिन पहले, उस हवाले से यह बताया गया है कि यह मोसाद की इंटेलिजेंस एजेंसी, जाहिर बात है कि जो इसराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी है उसने अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर ईरान की तनसीबात पर हमले किए और उनका मौक़िफ़ यह है कि उन्होंने अपने टारगेट्स अचीव कर लिए इन हमलों में, यानी वो ईरान को जो नुकसान पहुंचाना चाहते थे वो नुकसान पहुंचाने में अकॉर्डिंग टू देम वो कामयाब हो गए। अब टाइम्स ऑफ इसराइल जो है वो इस वक्त क्या कह रहा है? इस वक्त नाज़रीन कराम, टाइम्स ऑफ इसराइल ये कह रहा है, मोसाद कैरिड आउट ईरान डिफेंस फैसिलिटी स्ट्राइक फॉर इसराइल्स ओन इंटरेस्ट। इसराइल जो है उसने अपने कौमी मफाद की खातिर, अपने आप को बचाने की खातिर, क्योंकि ईरान की मिलिट्री साइट से अल्टीमेटली खतरा इसराइल को है, ये इसराइल का मौक़िफ़ है, इसलिए इन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर ये स्ट्राइक कैरी आउट की है। और न्यूयॉर्क टाइम्स को अमेरिका के ऑफिशियल्स ने कंफर्म किया है कि इस सब के अंदर ये अटैक इसलिए नहीं था, क्योंकि बीच में कुछ ये खबरें भी आ रही थीं कि अमेरिका की तरफ से ये सब किया गया है और ईरान जो है वो रूस यूक्रेन जंग में रूस को ये असलहा आगे सप्लाई ना कर दे, इस चीज से रोकने के लिए है। लेकिन इस सब के अंदर ये बताया जा रहा है कि ईरान के अंदर जो स्ट्राइक्स हैं और नफ्ताली बेनेट जो है उसने भी ये बताया है कि इस सारे मामले के अंदर इसराइलीज जो हैं उन्हें ईरान टारगेट करना चाह रहा है। बहुत कुछ इस वक्त ईरान मंसूबा साजी कर रहा है, इसलिए हमने ये स्ट्राइक्स जो हैं और ये हमले जो हैं ईरान के ऊपर किए। अब जाहिर बात है एक तरह से जिम्मेदारी कबूल हो चुकी है, तो इस सब में अब ईरान की रिटेलिएशन भी देखने वाली होगी, क्योंकि ईरान रिटेलिएट नहीं करेगा, ये अगर कोई सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। इससे पहले भी जितना वो कर सकते हैं, आप देखें ना कि उनके कासिम सुलेमानी को इन्होंने स्ट्राइक करके मरवाया, फिर जो इनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे मोहसिन फ़खरीज़ादा उन्हें मरवाया, फिर इनकी जो एक साइट है वहाँ पर हमला किया गया जो ज़ेरे ज़मीन पिछले साल एक साइट थी, और अब 8 मेजर साइट्स के ऊपर इन्होंने ये हमले करके एक तरह से ईरान की कमर तोड़ने का और ईरान को मज़ीद बहुत से साल, जो वो टेक्नोलॉजिकली वो बहुत ज़्यादा एडवांस कर रहा था ईरान, उसे बहुत ज्यादा साल पीछे धकेलने के लिए यह पूरा मंसूबा बनाया गया है। अब यहां पर एक जानिब तो यह सब हो रहा है, तो वहीं दूसरी जानिब टर्की को एक और चैलेंज दरपेश है और तुर्की पर हमला हुआ है। यह हमला और इसका तनाजुर समझने के लिए आपको कुछ और चीजें भी समझनी होंगी, क्योंकि जो कुर्द हैं उनके साथ तुर्की का एक तनाज़ा भी चल रहा है और तुर्की के कुछ बेसिकली एरियाज हैं जहां पर ये इंसर्जेंट्स हैं जो जिन्हें तुर्की दहशतगर्द कहता है, जो खुद को अलहदगी पसंद कहते हैं, और ये बेसिकली हथियार उठाकर तुर्की के साथ लड़ते हैं और ये एक इंडिपेंडेंट कुर्दिस्तान बनाना चाहते हैं टर्की से सेपरेशन करके। और ये
ऑटोनॉमी और ग्रेटर पॉलिटिकल और कल्चरल राइट्स जो हैं वो कर्ड्स के लिए, जो एक कौम है कुर्द कौम, उनके लिए ये मांगते हैं। और इनसे पहले भी तुर्की के बहुत से तनाज़ात हो चुके हैं। कभी ये तुर्की के अंदर छोटे मोटे हमले करते हैं, तुर्की बाद में रिटेलिएट करता है, इन्हें जवाब देता है, और ये सब कुछ चलता रहा है। और जाहिर बात है तुर्की, आपको पता है कि वेस्ट को भी खटकता है, इसलिए तुर्की बारहा ये इल्ज़ामात लगा चुका है कि इन ग्रुप्स को, इन इंसर्जेंट्स को आलमी सतह पर बहुत से ऐसे ममालिक जो तुर्की को कमजोर करना चाहते हैं, उनकी सपोर्ट हासिल। आप देख लें कि फॉल्ट लाइंस को एक्सप्लॉइट करना तो दुश्मन का काम होता है। बलूचिस्तान में बलोचों की दुश्मन दहशतगर्द तंजीमें BLA BLF ये जितनी हैं, इन्हें कौन सपोर्ट करता है? पाकिस्तान के दुश्मन। इन्हें कहां से असला और पैसा आता है? पाकिस्तान के दुश्मनों से। तो ये वही आप उधर भी ये वाला मॉडल लगा सकते हैं कि ये मामला हुआ है। अब यहां पर तुर्की का एक बेस है इराक के अंदर, और इस सब के अंदर जो मेरे पास खबर पहुंची है उसमें 8 रॉकेट्स जो हैं वो बरसाए गए हैं तुर्की के बेस पर, जो कि ईरान में था। और इसके साथ ही साथ रॉयटर्स जो है वो इस वक्त जो खबर दे रहा है, आलमी खबर रसां एजेंसी है, 8 रॉकेट्स फायर्ड एट टर्किश बेस इन इराक। और इस सब के अंदर अनआइडेंटिफाइड अटैकर्स फायर्ड 8 रॉकेट्स, और ये मिलिट्री बेस है तुर्की का नॉर्दर्न इराक में। और इस सब में से 8 में से जो 2 रॉकेट्स हैं वो जो टर्की की मिलिट्री फैसिलिटी है उसके अंदर लैंड हुए हैं। और इस सब में मैं आपको ये बता दूं कि एक ग्रुप है जो कि इराक का ऑटोनमस कर्डिश रीजन है, उसमें बेसिकली उनके ये इंसदादे दहशतगर्दी का एक ग्रुप है, उसने ये बेसिकली अनाउंसमेंट की है। और टर्की के जो सिक्योरिटी सोर्सेज हैं वो तो इस वक्त ये कह रहे हैं कि कोई डैमेज नहीं हुआ, और कोई अभी तक हम बात का नहीं बताएंगे, लेकिन टर्की इस सब में मजीद डिटेल्स में मीडिया में नहीं जा रहा, वो इसकी डिटेल्स अभी फिलहाल मीडिया को नहीं दे रहा। इस सब के अंदर मैं आपको ये बता दूं कि इराकी सिक्योरिटी सोर्स, जो कि इराक की सिक्योरिटी एजेंसी और सिक्योरिटी फोर्सेज के सोर्सेज हैं, वो बता रहे हैं कि कुछ लोग इराक के अपने इसके अंदर इंजर्ड जरूर हुए हैं। तो फिर इसका यही मतलब है कि अंदर जो ये गया है तो उसका नुकसान भी हुआ है। और इस सारे मामले में मैं आपको ये बता दूं कि जो अल जजीरा है वो रिपोर्ट कर रहा है कि टर्की का जो बेस है नॉर्दर्न इराक में, उस पर हमला हुआ है, और एक मलेशिया जो कि ईरान की बैक्ड है। अब यहां से बड़ा दिलचस्प मामला खुलता है, उसने इस अटैक की जिम्मेदारी कबूल कर ली है। यानी कि ईरान के हिमायत याफ्ता एक मुसल्लह ग्रुप ने तुर्की के ऊपर, जो इराक के अंदर तुर्की का बेस है, उस पर जिम्मेदारी कबूल की है। तो ये चीज जो है, ये जिम्मेदारी का कबूल होना टर्की को ईरान के मुखालिफ भी ला खड़ा करेगा, क्योंकि अगर आप एर्दोआन को जानते हैं तो एर्दोआन चुप नहीं बैठेगा। एर्दोआन जो है वो रिटेलिएट भी करेगा और वो मुंह तोड़ जवाब भी देगा। अब यहां पर मैं आपको ये बता दूं कि बताया ये जा रहा है, अल अरेबिया न्यूज इसे कवर कर रहा है कि 8 के 8 रॉकेट्स जो हैं उन्होंने टारगेट किया है, और इस सब के अंदर ये अच्छा खासा तुर्की जो है उसे नुकसान पहुंचाया गया है इनकी तरफ से। और जाहिर बात है नुकसान हो ना हो, तुर्की इसके ऊपर अभी स्टेटमेंट्स नहीं दे रहा, और गालिबन टर्की अभी खुद एनालाइज कर रहा है और कोई इकदाम उठाने से पहले चीजों को ऑब्जर्व कर रहा है। लेकिन अगर आप डॉट्स को कनेक्ट करते जाएं तो ईरान की मुश्किलात जो हैं, जो जिम्मेदारी कबूल हुई है, उसमें इजाफा किया जाता है, और ये एक तरह का इजाफा है, और उस तरफ को ये मामलात जा रहे हैं जिस तरफ को नहीं जाने चाहिए। और इस तरह की जितनी चीजें होती हैं वो सारे के सारे मामलात ऑब्वियसली पूरे खित्ते के लिए, ईरान पाकिस्तान का नेबर है और पाकिस्तान के साथ भी मामलात हैं। अभी कल मैंने आपको खबर दी थी, ईरान ने पाकिस्तान के ऑफिशियल्स को कहा है कि आप अपनी जो गैस पाइपलाइन है वो बिछाएं, अगले साल फरवरी 2024 तक आप काम कोई नहीं कर रहे उसके ऊपर, ना किया तो आपको हम $18 अरब हर्जाना लगाएंगे, जुर्माना लगाएंगे। आप देख लें कि रशिया जो है उसके साथ, वो बिलावल को साथ खड़ा करके रूस का वजीर खारजा कहता है कि मार्च में हमने तेल तो देना है, लेकिन हमें पता है अमेरिका रोड़े अटकाएगा। उन्हें यानी इस बात का भी यकीन है कि ये रोड़े अटकवा लेंगे, वरना इनका हाल भी इमरान खान वाला हो जाना है इस मुल्क के अंदर, तो गुलामी। यानी अब ये सारी चीजों को अगर आप इस इक्वेशन में पुट करें तो ऑब्वियसली पाकिस्तान के लिए भी चैलेंजेस हैं। हमने अरब ममालिक के साथ भी अपने ताल्लुकात को रखना है, हमने ईरान के साथ भी नहीं बिगाड़नी। ये एक हमेशा से चैलेंज रहा है, इमरान खान के दौर में भी ये चैलेंज था जिसमें पाकिस्तान को इतने आराम से निकाला, वरना एक नई जंग का आगाज होना था।
और उस जंग के अंदर जलना और ईंधन जो है वो पाकिस्तान नहीं था। इमरान खान ने उस चीज से निकाला। ऑब्वियसली इस तरह के जितने कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसका रीजन पर, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर, और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बाद फिर तेल की आलमी सतह पर जो कीमतें हैं उन पर, सारा ये एक मामला है। आप इसमें बेशक पाकिस्तान का इसके अंदर और कुछ ना भी हो, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक जो हमारी तरह के हैं वो इन कॉन्फ्लिक्ट से सफर करते हैं। हमने रूस यूक्रेन जंग से भी सफर किया। हम हर तरफ जिधर कॉन्फ्लिक्ट होता है, क्योंकि वो फिर हर चीज बढ़ती है, आलमी सतह पर बेयकीनी बनती है। तो ये सारी चीजें इस वक्त बहुत इंपॉर्टेंट, लेकिन मैं ये समझता हूं कि बहुत ज्यादा अलार्मिंग हो चुकी हैं। अल्लाह ताला रहम करे आलमे इस्लाम पर, दुनिया के अमन के लिए। लेकिन ये जो चीजें हो रही हैं, अभी आप ईरान की तरफ से अब रिटेलिएशन देखेंगे, क्योंकि नॉर्मली इस तरह ही होता है कि ईरान चुप नहीं बैठता, और वो इसमें अब तो वो खुलम खुला एतराफ भी कर रहे हैं एक तरह से कि जी हमारी मुसाद ने किया और नुकसान भी पहुंचाया। ईरान उसमें इतना ज्यादा नुकसान की डिटेल्स में अभी नहीं जा रहा जिस तरह से टर्की नहीं जा रहा। अभी टर्की ने भी नहीं बताया मजीद कुछ। टर्की अभी फिलहाल खामोश है, लेकिन वो चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं। लेकिन नॉर्मली ये भी होता है कि इस तरह की खामोशियां तूफानों का पेश खेमा भी होती हैं। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार ज़रूर करें। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।